आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले, आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले, झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर, अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर, पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना, जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना, अब कहाँ मिलते हैं आईना दिखाने वाले। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी? आप मुझे पता ही है कि आप बहुत अच्छे होंगे, एकदम बिंदास होंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कार्बनिक रसायन। आपकी जो केमिस्ट्री सेकंड है उसमें डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, डाई से समझ ही गए होंगे, दो डाई एथिल होंगे यानी C2H5 को बोलते हैं एथिल, ठीक है ना। डाई एथिल और ईथर का जो ग्रुप होता है आपको पता ही है, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। चलिए, तो डाई एथिल ईथर बनाने की आज हम प्रयोगशाला विधि देखेंगे, जो ये लगा लीजिए कि ज़्यादातर एग्ज़ाम में आता ही है। इसकी ये रिएक्शन कम से कम आ जाएगी या ये बनाने की विधि आ जाएगी, किसी भी तरीके से आपको पूछ सकता है, रासायनिक गुण में पूछ सकता है, लेकिन डाई एथिल ईथर की कोई रिएक्शन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डाई एथिल ईथर, ठीक है। तो इसका अणुसूत्र क्या है आपका, देखिए इसका आपका अणुसूत्र है C2H5O C2H5, बड़ा आसान है, C2H5O C2H5। IUPAC नाम क्या समझ लीजिए, IUPAC नाम होता है हमेशा ईथर का एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी लगाते हैं, छोटे क्रियात्मक जो आपका छोटा एल्किल समूह है उसको क्या बनाएंगे, एल्कोक्सी, और जो बड़ा होता है एल्केन। तो यहाँ तो दोनों एक जैसे ही हैं, C2H5 C2H5 एक जैसे ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपका क्या बनेगा, एक आपका जो है C2H5 उसके लिए का एथॉक्सी, यानी क्योंकि आपको पता है ये कार्बन दो है तो एथॉक्सी, और आपका एथेन, ठीक है ना। तो नाम क्या बना IUPAC नाम, एथॉक्सी एथेन, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए, अणु बाहर निकाल लो, इसका पता ही है। इधर पहले वाले में देखना, दो कार्बन, एक कार्बन का होता है 12, तो 12 दूनी 24, ये हो गया। 5 हाइड्रोजन है तो 5 का निकाल लो, 5 × 1, क्योंकि 1 होता है हाइड्रोजन का परमाणु भार। बीच में वो कितना है, 16। उधर देखना 2 आपके कार्बन और 5 हाइड्रोजन, सबको टोटल मार लो। सबकी गुणा करने के बाद जब जोड़ोगे तो 74 आ जाएगा। तो 74 इसका क्या है, इसका है अणुभार, मोलेक्युलर वेट। चलिए अब शुरू करते हैं प्रयोगशाला विधि। कैसे बनाते हैं प्रयोगशाला में अपना डाई एथिल ईथर। प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल के आधिक्य को, ये आधिक्य कौन सी बला जी, आधिक्य मतलब अधिक मात्रा में मिलाते हैं। एथिल अल्कोहल के आधिक्य को सांद्र H2SO4, सांद्र मतलब गाढ़ा, कंसंट्रेट, ठीक है ना, जिसे कभी हाथ पे डाल के चेक नहीं कर सकते, बहुत खतरनाक होता है। सांद्र H2SO4 के साथ कितने पे गर्म करते हैं, 140 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पर क्या बनता है, डाई एथिल ईथर बन जाता है, ठीक है ना। तो प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल के आधिक्य को सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर आपका क्या बन जाता है, डाई एथिल ईथर बनता है। रिएक्शन समझ लो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बाकी तो आप लिख ही लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बस रिएक्शन समझनी बहुत ज़रूरी होती है। तो देखिए, सबसे पहले आपने क्या ले लिया, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। चलिए जी, एथिल अल्कोहल ले लिया, किसके साथ रिएक्शन करनी है, जो मैंने बता दी थी शुरू में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4। H2SO4 को हम अपने अनुसार क्या लिख लिया हमने, HHSO4, यानी H को 2 बार लिख लिया, HH, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। क्यों रख लिया वो भी समझ जाओगे आप। तो आप क्या करोगे, C2H5OH में से तो आपका OH, और यहाँ से आपको क्या लेना है, आपको क्या लेना है यहाँ से H, तो क्या निकल गया, H2O, जल निकल गया आपका, क्या निकल गया आपका, जल निकल गया। तो ये 100 डिग्री पे होती है पहली रिएक्शन, कितने डिग्री पे होती है, 100 डिग्री पे। तो आपका क्या बन जाएगा देखना, C2H5OH, तो ये हो गया आपका,
और साथ में क्या बचा HSO4, तो C2H5HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, यानी शुरू में यहाँ तक का होगा एथिल, उसके बाद में हाइड्रोजन और SO4 को क्या बोलते हो आप, सल्फेट। तो नाम क्या बना, बड़ा आसान है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। और साथ में क्या निकल गया, जल, जिसको हमने निकाल ही दिया, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और साथ में जल। अब नेक्स्ट रिएक्शन देख लो, जो आपका ये बना एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि एथिल अल्कोहल के आधिक्य में, क्योंकि जब आप चित्र देखोगे ना एक गोलपेंदी के फ्लास्क में, एथिल अल्कोहल और हाइड्रोजन सल्फेट मिला के देंगे और ऊपर से और डालते रहेंगे एथिल अल्कोहल, इसका मतलब अधिक मात्रा में हो जाएगा वो। तो पहली रिएक्शन में तो क्या बन जाएगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, और जब टेम्परेचर पहुंचेगा ना लगभग 140 डिग्री, तो क्या बन जाएगा देखना, C2H5HSO4, ये तो हो गया एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। और देखना ये जो आगे है, ये है आपका एथिल अल्कोहल C2H5OH, उल्टा लिख दिया हमने जानबूझ के, C2H5 तो सीधा और OH किधर लिख दिया, HO करके यहाँ लिख दिया, ये अलग क्यों लिख दिया तुम समझते ही हो, इसका भी कोई ना कोई रीज़न है जिससे हमने कुछ ना कुछ निकालेंगे अलग, ठीक है ना। तो देखिए ये इधर ले लिया एथिल अल्कोहल, उल्टा करके लिख लिया, जानबूझ के उल्टा लिखा, क्योंकि उल्टी चीज़ें हमेशा जल्दी याद रहे हमें। चलो अब इसमें से देखें HSO4 ले लिया और उसमें से ले लिया एक H, क्या ले लिया, केवल H, O नहीं लेना है जी, O नहीं लेना है, केवल क्या लेना है इधर से H और ये HSO4, तो क्या बन गया H2SO4, जो बिल्कुल अलग निकल गया H2SO4। बचा क्या, बचा आपका एक तो C2H5 और बीच में क्या बचा ये O, C2H5O और ये C2H5O C2H5 बन गया आपका डाई एथिल ईथर। तो इस तरीके से बनता है प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर। आई होप ये रिएक्शन आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गई होगी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। अब हम इसका, जो तुम्हें पता है प्रयोगशाला विधि के बाद क्या लिखना होता है, विधि। और विधि कैसे लिखनी है, विधि डालो हेडिंग विधि, और आपने जो चित्र में करते हो ना वो सारा बखेड़ा, सारी चीज़ें लिख दो यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। कि ये एक गोलपेंदी का फ्लास्क लेते हैं, ठीक है ना, वो सारा कुछ चित्र के माध्यम से उसमें डाल दीजिए, मैं चित्र आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, ये है आपका चित्र डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, ऐसे ही बनाते हैं। देखिए ये है आपका स्टैंड, और स्टैंड के ऊपर क्या लगा हुआ है, गोलपेंदी का फ्लास्क, और ये आपका यहाँ रखा होगा, देखो जलूष्मक है, क्योंकि एक पात्र में जल भरा हुआ है, तो जलूष्मक पर रखकर बर्नर के माध्यम से हम गर्म कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या भरा हुआ है, देखिए गोलपेंदी के फ्लास्क में पहले से ही एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल, क्योंकि एथेनॉल इसका IUPAC नाम है एथिल अल्कोहल का, और सांद्र H2SO4 यानी कंसनट्रेट H2SO4 ले लेंगे इसके अंदर ही, गोलपेंदी के फ्लास्क में ही। और पहली रिएक्शन कौन सी बन जाएगी, ऐसा करने पे ही 100 डिग्री पे आते ही आपका बन जाएगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। उसके बाद देखिए थर्मामीटर क्यों डाल रखा है, ये क्या डाल रखा है इसके अंदर, गोलपेंदी का थर्मामीटर, जिससे चेक कर लें टेम्परेचर 140 डिग्री करना है ना, उससे ज़्यादा नहीं करना है, 140 डिग्री पे बन जाएगा। ऊपर देखिए जो आपका बिंदुपाती कीप यानी थिसिल कीप, इसके द्वारा क्या डाल रहे हैं हम, एथिल अल्कोहल, और अधिक मात्रा भी तो करनी है हमें, आधिक्य भी तो करना है एथिल अल्कोहल का, तो इसके माध्यम से डालेंगे। और जब अधिक मात्रा में एथिल अल्कोहल डलेगा तो दोबारा से एथिल हाइड्रोजन सल्फेट के साथ क्रिया करके क्या बन जाएगा, डाई एथिल ईथर बन जाएगा, जो कहाँ जाएगा, इस संघनित्र के अंदर। ये जो आपका संघनित्र है, इसमें पानी यहाँ से जाता है ठंडा पानी, और यहाँ गर्म होकर बाहर निकलता है, पर ये इतना काम जरूर कर देता है कि आपका जो एथिल जो आपका बना ना डाई एथिल ईथर, इसको ठंडा कर देगा, ठीक है ना, और ठंडा कर देगा। उसके बाद देखिए टू सिंक का मतलब एक चूसड़ पंप है, जिसके माध्यम से हम किसी खींचते हैं जिससे डाई एथिल ईथर आपका मिल जाए। तो ये आपका क्या है, ग्राही पात्र है। ग्राही ये गोलपेंदी का फ्लास्क है छोटा, जिसको हम ग्राही का काम कर रहे हैं, मतलब एक्सेप्टर यानी जो रिसीव कर रहा है किसको, डाई एथिल ईथर को। तो इसमें क्या भरा हुआ है तो बताइए, आइस वाटर, बर्फ़ का पानी लेते हैं इसमें, ठीक है ना। और जो बीकर है आपका, इसमें क्या लेंगे, बर्फ़ का पानी, और इसमें आपका रखा हुआ है गोलपेंदी का फ्लास्क यानी ग्राही आपका छोटा। तो आपका क्या बन जाएगा, इसके अंदर डाई एथिल ईथर आपका बन जाएगा। तो ये चित्र है, बड़ा आसान है, बना लेना, हिंदी में लिख लेना। ये आपका थर्मामीटर हो गया, ये एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल, ये आपका संघनित्र, ठीक है ना, यहाँ लिख देना ग्राही, ये आपका क्या है, बर्फ़ का पानी,
ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपका चित्र। अब इसके साथ साथ हमें एक चीज़ और आज मैं कवर करनी है प्रयोगशाला विधि के साथ, इम्पोर्टेंट केमिकल जो आपके रासायनिक गुण है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो देखनी है। रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज़, सबसे पहला क्या है रासायनिक गुण? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया, ठीक है ना। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड क्या होता है? PCl5। तो देखिए क्या बनता है आपका, एथिल क्लोराइड बनता है। तो रिएक्शन को समझ लो कैसे, तो लिख लीजिए डाईएथिल ईथर C2H5O C2H5 किसके साथ रिएक्शन कर दी? PCl5 के साथ। तो देखना C2H5 दो हैं, तो आपका बनेगा एथिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? C2H5Cl। तो क्या बन जाएगा आपका? C2H5Cl। तो आपको पता ही है 2 C2H5 में, तो यहाँ कितने की मल्टीप्लाई कर लिया आपने? 2 की। अब देखना Cl भी कितने हो गए आपके? 2। तो बचे कितने Cl? 3 बचे। तो देखिए एक O बचा, 3 Cl बचे और एक P बचा, तो क्या बन गया अलग में? POCl3। तो आपकी ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। अगला देखिए, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। एसिटिल क्लोराइड जो आपका होता है वो होता है CH3COCl। इसके साथ क्रिया करके क्या बनता है? एस्टर बनता है। एस्टर का जानते हो ना, सिंगल बॉन्ड COOR, ये होता है इसका फंक्शनल ग्रुप। तो ये एस्टर बनता है। R क्या होता है? कोई भी एक एल्किल समूह। तो C2H5O C2H5 एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करेंगे, किसके साथ में? शुष्क ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड लेंगे शुष्क, और उसको गर्म करेंगे। तो क्या बनेगा आपका? एथिल एसीटेट। क्या बन जाएगा? देखना यहाँ से ले लिया CH3CO, और ये वाला जो O है ये भी ले लिया CH3COO, और एक ले लिया इसमें से C2H5। क्या ले लिया? C2H5। तो क्या बन गया? CH3COO C2H5। और बचा क्या आपका? एक बचा C2H5 और एक आपका ये बचा Cl। तो ये मिलके क्या बन गया? C2H5Cl, एथिल क्लोराइड निकल गया। तो बन गया आपका एथिल एसीटेट, जो कि एक एस्टर है। नंबर 3 रिएक्शन देखना, अपचयन यानी रिडक्शन। देखिए अपचयन का मतलब ये होता है जब हम हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं ना, हमारे साथ हाइड्रोजन जुड़ती है और ऑक्सीजन कम होती है, तो वो अपचयन ही कहलाती है। और ऑक्सीजन बढ़ती है, हाइड्रोजन कम होता है, वो ऑक्सीकरण कहलाती है। तो हम देखेंगे अपचयन कैसा होता है, यानी रिडक्शन। लाल P यानी लाल फास्फोरस व सांद्र HI मतलब हाइड्रो आयोडिक एसिड, HI के द्वारा अपचयन होने पर ईथर किस में बदल जाता है? एल्केन तथा जल में बदल जाता है। रिएक्शन देखिए, C2H5O C2H5 साथ में लाल P प्लस HI के साथ में क्या हो रहा है? 4H के साथ क्रिया करना है, 4 नवजात हाइड्रोजन के साथ में। क्या बनेगा देखना, C2H5 2 बार तो है ही, तो इसलिए 2 बनेंगे आपकी, एथेन बन जाएगी C2H6। डबल कर लीजिए तो कितने H और बढ़ गए? देखिए 5 दूनी 10, 5 हाइड्रोजन ये, 5 हाइड्रोजन 10 तो हो ही गए, 2 इसमें से ले लिए, कितने बचे? कितने हो गए टोटल? 12। तो हो गए C2H6, 2 की मल्टीप्लाई है, तो 12 हाइड्रोजन बचे। कितने? 2 हाइड्रोजन बचे, और एक ये बीच में आपका क्या बचा? बीच में बचा आपका ये ऑक्सीजन। तो इस ऑक्सीजन के साथ में और 2 H मिलके क्या बन जाएंगे? जल बन जाएंगे। तो रिएक्शन आपकी बन गई C2H5O C2H5 प्लस 4H इक्वल टू लाल P प्लस HI 2C2H6 प्लस H2O। अब देखिए आज की जो लास्ट रिएक्शन है इसकी रासायनिक गुण की, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। निर्जलीकरण का मतलब क्या समझ रहे हो? क्या होता है निर्जलीकरण? अरे जल को अलग कर देना ही निर्जलीकरण है। किसको अलग कर देना? जल को अलग कर दो, हो जाएगा निर्जल, सिंपल। आगे देखिए, ईथर की वाष्पों को, जो ईथर की वाष्प है उसको कितने पे गर्म करेंगे? 350 से 380 डिग्री सेल्सियस पर तप्त एल्यूमिना। तप्त मतलब बहुत ही ज़्यादा सुर्ख, गर्म जितना करते हैं ना, गर्म जब करते हैं इतना गर्म करते हैं कि सुर्ख हो जाए, तो उसे बोलते हैं तप्त एल्यूमिना। तप्त हो जाए जब Al2O3 पर प्रवाहित करने पर, ठीक है ना, ईथर की वाष्प को इतने डिग्री सेल्सियस पर आपका तप्त एल्यूमिना प्राप्त होगा। उस पर जब हम ईथर की वाष्प प्रवाहित करेंगे तो क्या हो जाएगा? निर्जलीकरण हो जाएगा ईथर का।
यानी जल अलग हो जाएगा, तो C2H5O C2H5, ठीक है ना। और आपका एलुमिना 350 से 380 डिग्री सेल्सियस क्या बन जाएगी, आपकी एथिलीन बन जाएगी। 2C2H4 क्या बन जाएगी, एथिलीन। और साथ में क्या निकल जाएगा, आपका जल निकल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अपने जो स्टूडेंट्स दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। आधा अधूरा काम मत करना कि सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ना दबाओ। बेल आइकन दबाओगे जब ही मिलेगी आपकी वीडियो, मतलब जो हमारी बनाई हुई वीडियो है ना, जो आपके लिए बनाई है, वो सबसे पहले मिलेगी आपको, ठीक है ना। तो विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।